हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले की हमने जो वीडियोस पढ़ी है उसमें मैनेजमेंट के बारे में पूरा अच्छी तरह समझा था कि मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट के काम होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से लेवल होता है। आज हम उसके कुछ फंक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, है ना। अगर किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट है और वो इन ऑर्डर को फॉलो ना करे तो वो कभी अपना टारगेट या गोल अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और ये पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर एक मैनेजमेंट के लिए कि वो इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करे। पहला पॉइंट होता है वो है प्लानिंग। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। यहाँ पर प्लान का मतलब ये होता है कि जो भी हम अपने आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर प्लान से आप समझ रहे होंगे, मतलब धीरे धीरे हम प्लान बनाते हैं। जो फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, है ना। एक टाइप की चीज़ को सिर्फ एक एक एनवलप में रखना या एक डिपार्टमेंट में रखना, उसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग रिलेटेड होती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारा स्टाफ होता है। स्टाफिंग मतलब स्टाफ से होता है, उनको मैनेज करके रखना। डायरेक्टिंग उसका नेक्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग का, उसको कहते हैं डायरेक्ट करना, उन्हें लीड करना, गाइड करना कि किस काम को किस तरह से करना है, टाइम पे करना है, विदाउट वेस्टेज करना है। और फिर आता है लास्ट में कंट्रोलिंग, जो हमने प्लान किया था उसे कंपेयर करते हैं एंड रिजल्ट से, ताकि हमें पता लगे कि हमने अपना गोल अचीव किया है नहीं किया और कितने एफिशिएंटली किया है, क्या वेस्टेज हुई है, क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। तो वो कंट्रोलिंग में आता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पी ओ एस डी सी। और इसी फॉर्म या इसी ऑर्डर में याद करने से आपको फंक्शन भी याद हो जाएंगे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी है, POSDC। इससे क्या होगा, आपको सारे नाम याद रखने नहीं पड़ेंगे। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो POSDC अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपको सारे फंक्शन याद हो जाएंगे मैनेजमेंट के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या कहते हैं। पहले हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर जिसको नहीं पता, जिसको समझ नहीं आया, वो फिर से समझ लेते हैं। मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस of getting things done through others। आप सब जानते हैं हर एक कंपनी में, हर एक फर्म में या हर एक एमएनसी में मैनेजमेंट नाम का एक ग्रुप बनाया जाता है, जहां पर हर डिपार्टमेंट का हेड या हर ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जैसे एमडी सीईओ सब होते हैं, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या वहाँ पे बिजनेस पॉलिसी या बिजनेस की जो वर्किंग है उसके बारे में देखते हैं और बातें करते हैं या प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और बजट बनाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, सिर्फ वो प्लान करना, पर सारा काम कौन करता है, स्टाफ करते हैं, वर्कर करते हैं, लेबर्स करते हैं, है ना। तो उनका काम क्या होता है, गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स या बाय अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। एफिशिएंटली मतलब काम टाइम पर विदाउट वेस्टेज, और इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव भी होना चाहिए वो बंदा, कि वो हमेशा काम टाइम पर ही दे ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। तो दे आर 5 मेन और मेजर फंक्शंस। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट को अगर हम ब्रेक करें 3 पार्ट पे तो वो बनेंगे मैनेज, मैन यहाँ पे मतलब हुआ है स्टाफ से, पर्सन से, ना सिंगल। हम एक किसी जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैन मतलब मैंने एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को या वर्ड को तोड़ा है 3 पार्ट में, इसलिए वो निकल के आया है। तो यहाँ पर मैन डिनोट कर रहा है पूरे पूरे स्टाफ को। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब चालाकपन से, है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतने बेनिफिट निकाल सकें कम से कम रिसोर्सेज से या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो मैनेज करना मैन को टैक्टफुली, उसे मैनेजमेंट को उसे कहते हैं मैनेजमेंट। जो मैनेज कर सके मैन यानी कि स्टाफ को टैक्टफुली, उनसे काम निकलवा सके टैक्टफुली, है ना, सारे काम करवा सके कम रिसोर्सेज में या लिमिटेड रिसोर्सेज में, ज़्यादा काम निकलवाना, ज़्यादा प्रॉफिट निकलवाना, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अब उसके बाद है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले 2 स्लाइड में समझा दिया है कि कैसे काम करते हैं, पर यही एक ऑर्डर भी होता है जिस ऑर्डर में आपने याद किया है POSDC, यही ऑर्डर होता है और ये हर साइकिल को रिपीट किया जाता है।
1 ईयर आफ्टर 1, अनदर ईयर आफ्टर, है ना, ये 1 टू अनदर चलती रहती है, 1 ईयर टू अनदर ईयर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हर साल साइकिल दोहरानी पड़ती है, जिससे हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। तो पहला जो फंक्शन पढ़ेंगे वो है प्लान। प्लान से ही मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम हर चीज़ के बारे में प्लान करते हैं, बजट के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, रिसर्च के बारे में। इससे क्या होता है, जब हम हर चीज़ का प्लान बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, जिसे हम गोल कहते हैं, है ना। अगर हमने माना कि हमें इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के तक हमें यहाँ तक मार्केट अपना कैप्चर करना है, ये मार्केट भी कैप्चर करना है, या हमें और ब्रांच एक्सटेंड करनी है, या फिर हमें सेल्स ज़्यादा करनी है, तो ये क्या है, हम प्लान कर रहे हैं अभी से कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक या इस ईयर एंड तक जिस कंपनी ने जो सोचा है वो उसे अचीव करना है, तो उसी की प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज दी फर्स्ट फंक्शन Planning is the first function of management because it provides the basis for all management function and decision. Planning means setting objective for a given period, formulating various course of action to achieve them and select them possible best alternative. तो अगर हम प्लानिंग के डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में तोड़े तो उससे क्या मिलेगा। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि आप समझ गए प्लान क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फॉर गिवन टाइम पीरियड। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक समय तक के लिए ही प्लान कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए नहीं, क्योंकि हमें वो अचीव करना होता है। और जितने छोटे हम टारगेट बनाते हैं उतनी जल्दी वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हैं तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे किसी बड़े टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में अचीव करने लगेंगे तो आपको वो ईजी भी लगेगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। फॉर अ गिवन टाइम पीरियड फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, और आपके पास एक काम करने के छह तरीके होंगे, 6 से ज़्यादा तरीके होंगे। उससे क्या होगा, आपको ये एक काम को बहुत तरीके से करने होंगे, पर आपको वो मेथड यानी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना होगा जिससे आपको कम से कम वेस्टेज हो, या कम से कम नुकसान हो, या कम से कम एक्सपेंस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उसी को बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कहेंगे। प्लानिंग को क्या कहते हैं, और प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं, और वेयर वी वांट टू गो, जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो एक ब्रिज की तरह होता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग का यही मोटिव होता है कि हम अभी जहाँ हैं और हमें जहाँ जाना है वो एक ब्रिज की तरह होता है, गाइडेंस की तरह होता है, कि हमें वो फॉलो करते रहे तो एक दिन वहाँ भी पहुँच जाएंगे जो हमने प्लान किया है। तो ये प्लानिंग का एक रूप है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि हम प्लानिंग करते क्यों हैं। पहला, प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, है ना। वही तो मीटिंग में जो हमारे हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, है ना, वही सेट करते हैं कि किस काम को किस तरह से करना है। प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो पहला हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन। दूसरा है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब अगर हमारे पास पहले से ही कोई फॉर्मेट होगा कि हमें इस काम को इस फॉर्मेट में करना है, इस तरह से करना है, तो हमारे लिए एक रिस्क जो है अनसर्टेनिटी का वो कम हो जाएगा। हमें कोई दूसरा पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना नहीं होगा जो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी है। और इससे क्या होगा, अगर मार्केट में कभी मान लीजिए अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, पर मार्केट में कभी और जब हमने प्लान बनाया तब वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, पर अब आ गई। उससे क्या होगा, वो लोग उसे प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा उसे परचेज कर, मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, या फिर कम कॉस्ट में आ रही है, या फिर कोई और बेनिफिट दे रही है। तो इसलिए वो एक क्या है, जो प्लान करते हैं ना उसी हिसाब से हमें वर्क करना होता है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो। वो एक जो रिड्यूस जो रिस्क होता है ना, जो रिस्क एलिमेंट होता है कि एनीथिंग गोन हैपन टुडे या टुमारो, तो वो एक कम चीज़ कर देता है, वो उस चीज़ को कम कर देता है। एंड इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है। जैसे आपको पता है कि हम जो प्लान करते हैं उसको बाद में अपने एंड रिजल्ट से मैच करते हैं। जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं और हम अपना स्टडी करते हैं, उसके बाद हम अपने जब एग्ज़ाम
क्लियर करने के बाद अपना रिजल्ट देखते हैं तो अपने हम साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं और उसके साथ साथ अपने रिजल्ट को साथ हम देखते हैं कि हमने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, कि हमारे मार्क्स उसी पे डिपेंड करते हैं कि जो हमने प्लान किया था, जिस तरह से हमने स्टडी की थी। रिड्यूस दी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब हम हर चीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में या प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो एक क्या है, ओवरलैप नहीं करेंगी, एक काम दोबारा नहीं होगा। ओवरलैप का मतलब ये होता है। वेस्टफुल एक्टिविटी, अगर हमारे पास एक प्रॉपर वे होगा किसी काम को करने का तो हम ज्यादा चीजें वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, है ना, मनी वेस्ट नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं ये बहुत कम हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आएगी फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से सीधा सीधा एक नाता होता है डिसीजन मेकिंग का। क्या होता है, अगर आपके पास एक प्लान होता है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं किसी चीज से रिलेटेड। चाहे आपके पास मान लीजिए आपने सेल्स बढ़ाने की सोची है तो आप सेल्स से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं। प्लान तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से सेट हो चुका है कि हमें अगले ईयर तक अपनी सेल्स बढ़ानी है, पर उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो आपको लेने होंगे। तो वो फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग कि हमें किस तरह से अपने प्लान, तो हमारा ये है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, पर किस तरह से बढ़ानी है उससे रिलेटेड, जैसे हमें अच्छी एडवर्टाइजिंग करनी है या प्रोडक्ट क्वालिटी को सुधारना है या फिर किसी और न्यू मार्केट में एंटर करना है, तो वो फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग प्रमोट्स आइडिया। सीधी सीधी बात है, जब अगर आप प्लान करोगे तो आप सारे के सारे ऑल्टरनेटिव चेक करोगे। मान लीजिए आपको एक न्यू प्रोडक्ट चाहिए तो आप सारे प्रोडक्ट, आप पूरी मार्केट रिसर्च करोगे कि मार्केट में इस वक्त कंज्यूमर को क्या चाहिए, है ना, किस तरह की कंज्यूमर की नीड है, क्या डिमांड है। तो उससे क्या है, एक इनोवेटिव का एक डोर भी ओपन होता है कि लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि आप मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट उतारा जाए या किस तरह का प्रोडक्ट उतारा जाए, किस प्राइस पर उतारा जाए। तो एक इनोवेटिव चांस भी होता है लोगों के लिए कि वो अपनी मार्केट या कैप्चर करने के लिए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए न्यू प्रोडक्ट उतार सके, न्यू से न्यू इनोवेटिव आइडिया लाए। जैसे कि आप ड्रोन्स की बात कर लीजिए, पहले अगर 5 साल पहले की बात करें तो ड्रोन्स का नामो निशान तक नहीं था, पर अब ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं, है ना, छोटे से लेके बड़े तक ड्रोन्स आ रहे हैं। तो वो एक इनोवेटिव आइडिया है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जैसे हमारे पास प्लान होंगे उसी तरह से हम वर्क करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उनका। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से आप मतलब समझ ही रहे होंगे, ऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना उनके मैनर में। जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे होंगे कि जैसे लोग अलग अलग खड़े हैं तो समझ नहीं आ रहा उस मीनिंग का, उस बिग पिक्चर का मीनिंग समझ नहीं आ रहा होगा। पर आपने जब देखा कि उन्हें एक लाइन में ऑर्डर वाइज उनके प्रोसेस या लेटर के हिसाब से मीनिंगफुल वर्ड बनाया तो आपको समझ आया कि ये तो ऑर्गेनाइज लिखा है ना। तो organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग authority relationship among them। Process of implementing the by plan clearly defines the objective, clearly defines the jobs, working relationships and effectively deploying arranging and physical and human financial resources achieving the organization goal। ठीक है, प्लान बनाने से पता चल जाता है कि हमारे क्या क्या जॉब्स हैं, किससे क्या करना है, किसके क्या वर्किंग रिलेशनशिप है ना। पर जो फिजिकल है, ह्यूमन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करके रखना। अब देखिए जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ अरेंज होंगे, जहाँ तक प्रोडक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फिजिकल वर्क कहाँ होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पर होगा अरेंज, वो होगा एचआर में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपको सब पता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। इसी तरह से जो हर एक्टिविटी का एक प्रॉपर एक वो होता है, डिपार्टमेंट होता है। जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग कहाँ, सेल्स है, ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे मार्केटिंग में। तो हर चीज़ को उनके ऑर्गेनाइज उनके डिपार्टमेंट में करके रखना, उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। द मैनेजर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज इज कंसर्न विद डायरेक्टिंग एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जहाँ पर अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखोगे और वो बेनिफिशियल होगा एक तरह से आपके लिए, कि वो भी हेल्पफुल होगा
कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, है ना। जैसे कि ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे टेरिटरी के हिसाब से। जैसे कई तरह की ब्रांच होती है, अब वो ब्रांच अपने जैसे नॉर्थ ब्रांच है, साउथ ब्रांच है, उस तरह से वो है ना, ब्रांच के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। कई बार प्रोडक्ट की तरफ से होते हैं, जैसे हमने 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, बेबीज, मेंस, वुमेन्स, किड्स, है ना, इस तरह से। तो वो प्रोडक्ट वाइज भी डाटा या फिर कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसके अब कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो समझ लेते हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये क्या होता है, स्पेशलाइजेशन यानी कि एक्सपर्टीज लाता है काम में। अगर आपके पास जो सारा डाटा है, जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं, वो आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन की फीलिंग आएगी, है ना। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं जब आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है वो ऑर्गेनाइज वे में है, तो आप एक्सपेंड भी करोगे और ग्रोथ भी करोगे। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जो आपके वर्किंग, जैसे आप मैंने बताया था, जो वर्किंग रिलेशनशिप बताता है कौन है, प्लानिंग बताता है, पर जो ह्यूमन को जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो वो वर्किंग रिलेशनशिप के कौन स्टाफ है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन सीनियर है ना, वो वर्किंग रिलेशन कौन क्रिएट करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग करता है। फिर उसका था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, adaptation to changes, and establishing reporting relationship। एस्टैब्लिशिंग, देखिए ये जैसा मैंने बताया था, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है या कौन सीनियर है, उससे पता चलता है। कौन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कब करेगा, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे पास क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होगा तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, और अडेप्टेशन टू चेंजेस। इसके बाद आता है स्टाफिंग। यहाँ पे एक नोट डाला है, राइट R3। R3 मीन्स होता है राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब या प्लेस या पोजीशन एट द राइट टाइम। तो ट्रिपल R हो गया, R R और R। तो राइट पर्सन एट ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यही स्टाफिंग का काम होता है। स्टाफिंग इज ए मैनेजरल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आप देख रहे होंगे नीचे कि इस इतनी भीड़ में आपको ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है अपनी कंपनी के लिए जो कॉम्पिटेंट हो हर तरीके से, जिसके पास, देखिए अभी तो पूरी भीड़ है, पर देखिए जिसके पास नॉलेज भी हो, जिसके पास वर्क स्किल भी हो, और वो टाइम पे काम कंप्लीट करके दे। तो ऐसे कुछ ही लोग मिलते हैं, नहीं तो पूरी भीड़ में से ऐसे बंदे सेलेक्ट करना वो स्टाफिंग का काम होता है। Staffing is a managerial function of filling and keep fill the position of organization structure. Since growth and prosperity of any organization depends upon the efficiency of its workforce, how appropriate human resource is essential for success of any enterprise। आपको सब पता है कि जो स्टाफ अगर प्रॉपर तरह से वर्क करेगा तो वो लीड करेगा कहाँ, अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली वो लीड करेगा सक्सेस ऑफ अ एंटरप्राइज। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है वो एक असेंशियल रिसोर्स होता है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मैनेज जो ओनर्स होते हैं वो फंड्स लगा सकते हैं या मशीनरी लगा सकते हैं या प्लांट लगा सकते हैं, पर उनको मैनेज करने के लिए स्टाफ चाहिए, लेबर चाहिए, है ना। जो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स एक असेंशियल रिसोर्स होता है, अगर ये नहीं होगा तो कंपनी कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। स्टाफिंग implies the placing the right man on the right job at the right time। तो ये स्टाफिंग का नारा तो मान लीजिए आप, R3। इसके बाद आता है इंश्योर्स, जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इसी की पहला है इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब मैंने आपको समझाया, जैसे कि हमें सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन को, जो राइट पर्सन होता है जॉब के लिए, उसी को ही लेना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो बहुत लोग आते हैं पर सिलेक्ट बहुत कम हो पाते हैं। वो क्या वजह होती है, क्योंकि वो
कोई कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाता है या कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता जॉब को, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन चुनना भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस, अगर वो कॉम्पिटेंट पर्सन मिल जाता तो वो अपनी हाई परफॉर्मेंस से, क्योंकि हर किसी को टाइम लगता है कि घुलने मिलने में ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ईजिली या फिर वो एकदम से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तो दे नहीं सकता, पर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि उसे फील कराए कंफर्टेबल और उसे हाई परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करे। उसके बाद इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, स्टाफिंग का काम यही होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कभी जॉब सिक्योर नहीं होती, तो उसके लिए उसे जो स्टाफ होता है वो उसे कंटिन्यूस सर्वाइव करना होता है और ग्रोथ भी करनी होती है। ये तो नहीं कि अगर आपको एक मैनेजर की पोस्ट मिली तो आप मैनेजर ही बन के रह जाओगे, नहीं, आपको ग्रोथ के लिए भी वर्क करना होगा साथ ही साथ सर्वाइवल के। तो आता है फिर उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप किसी को अपने कंपनी में जॉब देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और मैक्सिमम उससे काम करवाएं, तो इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज। इंप्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल, अब जो स्टाफ काम कर रहा है तो उसे अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स, अच्छे बोनस, अच्छे इंसेंटिव दे ताकि वो जॉब सेटिस्फाई हो सके, उसका मोरल बूस्ट होता रहे। इंक्रीमेंट इन नॉलेज एंड स्किल, उसके साथ साथ इसकी नॉलेज और स्किल्स में भी इंक्रीमेंट हो, ये एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कह लीजिए एक तरह से, आप वो भी चाहिए उस स्टाफ को। फिर है इजली मोबिलिटी, कि आप कभी आपको प्रमोशन करना हो या फिर कभी रोटेशन भी करना हो जॉब का, जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इजी मोलेबल भी होना चाहिए स्टाफ को, कि आज मार्केटिंग में काम कर रहे तो कुछ महीनों बाद वो स्टाफिंग में, मतलब आज मार्केटिंग में है तो कल फाइनेंस, या कुछ महीने बाद फाइनेंस में जाए या फिर प्रोडक्शन में जाए, तो इसलिए इजिली मोबाइलेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से आप मतलब समझते होंगे, डायरेक्ट करना, किसी को समझाना, गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्ट करना, है ना, लीड करना किसी वे में। द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट अ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वन ऑफ द की मैनेजर फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म। ये हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है थ्रू द लाइफ ऑफ द थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी चलेगी तब तक हर मैनेजर को ये ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। जो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग कैन बी डिफाइंड एज मैनेजरियल फंक्शन कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, guiding, supervising, motivating, and leading the employee to work efficiently and effectively in order to achieve organizational goal. In order to achieve organizational goal, तो मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। पर जो हमारे जो स्टाफ है उसे इंस्ट्रक्ट करके रखना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, कम्युनिकेट करना इंस्ट्रक्शन को, वो एक डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। ये सब एलिमेंट है जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। अगर हर डायरेक्टर या हर मैनेजर को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने जॉब में, कि उन्हें चीज़ों को समझाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है हर किसी एम्प्लॉयज़ को, कि किस तरह से वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से उन्हें टारगेट अचीव करना है ऑन टाइम विदाउट लो वेस्टेज। Direction is a complex function that includes all activities and designed to encourage the subordinate to work efficiently and effectively. उन्हें encourage करना subordinates को, ये एक डायरेक्टिंग का मेन पार्ट है। फिर उसके बाद आता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला, इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन मतलब उसे इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो उसके जो मोटिवेशन है डायरेक्ट हिट करे उसके एक्शन में, वो वर्क करे पूरे फुल पोटेंशियल से और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन को। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, जो एम्प्लॉय एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेट हों, जो मैक्सिमम जो वर्क कर रहे हैं आपके कंपनी में स्टाफ, उनके सारे जो कलेक्टिव एफर्ट्स हों वो कहाँ होने चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जो भी आप काम समझा रहे हैं उसे मीन्स ऑफ मोटिवेशन की तरफ से समझाइए, ताकि वो कंज्यूम जो आपका स्टाफ है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट दे। उसके फैसिलिटेट चेंजेस, उन्हें चेंज लाने में मजबूर न करें, मतलब चेंज लाने में हर कंपनी में चेंजेस आते हैं। आज आप प्रोडक्शन में काम करते हो, कल आप फाइनेंस में भी करेंगे, परसों आप मार्केटिंग में करेंगे, पर
जो स्टाफ है वो एक चीज मतलब इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब वो ज़्यादा वर्क करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू दी कंफर्ट जोन, पर उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना एक डायरेक्टर की काम होता है, और उन्हें ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर लाए ताकि वो ज़्यादा अपना बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को। यही एक गोल होना चाहिए। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी बनाए रखना ताकि जो हमारे जो स्टाफ है वो ज़्यादा काम करें, ना कि काम को छोड़ दें या फिर लेफ्ट कर दें ऑर्गेनाइजेशन को। यह भी एक मैनेजर का काम होता है। रिड्यूसिंग द वेस्टफुल एफर्ट्स, जो वेस्टफुल एफर्ट्स हैं, जो जैसे टी ब्रेक या फिर पार्टी या फिर कुछ और, वो कम से कम हो। और इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन वर्क, जो वर्क है वो पूरे डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके बाद है कंट्रोलिंग, इट इंश्योर्स वेदर ऑल द वर्क डिसाइडेड अंडर द फर्स्ट फोर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये क्या है, सब फर्स्ट फोर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और इन सब में काम होता है ना। पर ये जो कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग एक लौता ऐसा फंक्शन है जिसमें काम को इवेल्युएट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है, मान लीजिए, आर बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉन। यही एक कंट्रोलिंग का काम होता है। बाकी सब फंक्शन में काम होता है, पर यहाँ काम को इवेल्युएट या एनालाइज किया जाता है कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हुए या नहीं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हमने प्लानिंग में बनाए थे ना, उन्हीं से ही कंपेयर करना। अगर मान लीजिए कोई डेविएशन निकलती है, मतलब हमारे जो हमने जो प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चले, जो रिजल्ट आया वो तो कुछ और ही था, तो हम फाइंडिंग भी करते हैं किसकी, करेक्टिव, जो फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी। अगर हमें कोई डेविएशन मिलती तो उसके करेक्टिव एक्शन भी लेने होते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज मैनेजरियल फंक्शन टू इंश्योर दैट द एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान। कंट्रोलिंग का सिर्फ एक मेन यही काम होता है कि उन्हें चेक करना होता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ हो। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंस। अब ये कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, क्यों करना। अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, फर्स्ट मेन मोटो और या एम, टारगेट, कुछ भी कह लीजिए। अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। हमने प्लान से और अपने एंड रिजल्ट को मैच करके देखना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करके देखना है, उससे पता चलेगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट किया ही नहीं किया। फिर जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमने जो एक्यूरेसी बनाई है, जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है या कितना एक्यूरेट किया है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने जो प्लान किया था सब कुछ, उससे कंपेयर करने से पता चल जाता है कि हमने जो ऑन ग्राउंड प्लानिंग, जो हमने प्लान किया था, और वो ऑन ग्राउंड वर्क कैसे हुआ, जो रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज, जो रिसोर्स के जो हमने यूज किए वो यूटिलाइज अच्छी तरह से हुए नहीं हुए, ओवर यूटिलाइज हुए या अंडर यूटिलाइज हुए, उससे ये पता चलता है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, साथ ही साथ अगर हमारा जो काम अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क होता है, या फिर मान लीजिए हमने जो टारगेट सेट किए थे वो अचीव कर ले, है ना, उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन की एक फीलिंग आती है कि हमने जो काम सोचा था वही कंप्लीट कर लिया है, तो ये भी एक मोटिवेशन का जरिया होता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का भी एक काम करता है। और फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन एंड इंक्रीज मोटिवेशन। तो ये थे कंट्रोलिंग के कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आज हमने फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के, और मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंस बताएं, और बाकी सब मैंने आपको समझाया कि कोई किस तरह के फंक्शन होते हैं और उनका क्या रोल होता है मैनेजमेंट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।